हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी। इसमें डिस्कस करते हैं। मैं भी आप ही से आप सबके साथ मैं भी डिस्कस करूंगा। मैं भी साथ में सीखने की कोशिश करूंगा। व्हाट सेक्शन 92 टॉक्स अबाउट? इट इज रिलेटेड विद पब्लिक चैरिटीज and its subsection 1 starts with, in the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purpose of a charitable or religious nature। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो जो ट्रस्ट है वो पब्लिक होना चाहिए, नॉट प्राइवेट बट पब्लिक। अब ट्रस्ट जो होता है एक काइंड ऑफ ग्रुप हो गया, या फिर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है। जनरली कुछ लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है जिनके पास एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होती है, और उस स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है पब्लिक के लिए, पब्लिक के गुड फेथ के लिए, गुड बेनिफिट के लिए, पब्लिक के वो प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, बेसिकली वो उस ट्रस्ट का काम होता है, उसको मैनेज करना। तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी होगी, और ये जो ट्रस्ट है ये प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक होने चाहिए। पर्पस जो है इस ट्रस्ट का वो चैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। चैरिटी फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर गरीबों को खाना खिलाना हो गया, या फिर धार्मिक भी हो सकता है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है एक ट्रस्ट के द्वारा मैनेज की जाएगी। एंड समवन सेज द ट्रस्ट इज बीइंग ब्रोकन, यानी कि ट्रस्ट के अंदर ही कुछ इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मनी का मिसयूज हो गया, या फिर प्रॉपर्टी जो है उस ट्रस्ट की वो सोल्ड आउट हो गई है और सबकी सहमति नहीं थी, और अनजाने से हो गई है, या फिर किसी दूसरे कारणवश समहाउ हो गई है। वैसी सिचुएशन में द ट्रस्ट कैन बी एक्सप्रेस, ये यानी कि ट्रस्ट कैन बी एक्सप्रेस, कहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस, यहाँ पे एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव। तो एक्सप्रेस मतलब रिटन, और कंस्ट्रक्टिव मीन्स अगर डिस्कस करके बताया गया कि ये ट्रस्ट है, ठीक है। एक्सप्रेस करना तो मतलब कि हाँ, मतलब express or constructive, in the case of any alleged breach of any express or constructive trust। इन द केस ऑफ एनी alleged breach of any express or constructive trust। अब एक्सप्रेस यहाँ पर मेंशन है कि रिटर्न होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव कि लोगों ने बताया और एक दूसरे की सहमति से मान लिया कि वो ट्रस्ट है। और वेयर द डायरेक्शन, यहाँ से, और वेयर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रस्ट, मीन्स इवन इफ there is no activity like stealing, sometimes the trust get stuck in its own, वो खुद में ही अटक जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इसमें ट्रस्टी नहीं बचा, या फिर किसी को पता नहीं कैसे चलाना है, या फिर जैसा सोचा था वैसे चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। इन सच केसेस कोर्ट गाइडेंस इज नीडेड टू कीप द ट्रस्ट अलाइव। वैसी सिचुएशन में कोर्ट का जो गाइडेंस है वो डिसाइड करेगा कि उस ट्रस्ट को कैसे यूज करना है, उस ट्रस्ट को कैसे जीवित रखना है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। अब इसको यहाँ से समझते हैं। इन द केस ऑफ एनी एलिज ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पब्लिक पर्पस, कि कोई भी ट्रस्ट है, चाहे वो रिटर्न में बना रिटर्न में मेंशन करके बना हो, या फिर डिस्कशन करके बना गया हो, वो जो ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में अगर कोई ब्रीच होता है, किसी भी प्रकार का ब्रीच होता है, और वो जो ट्रस्ट है चाहे वो चैरिटेबल हो या रिलीजियस हो, चाहे धार्मिक हो या फिर सोशल वेलफेयर के लिए हो, दोनों में से कोई से भी टाइप का हो सकता है। और वेयर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज डीम नेसेसरी, और जहां पर वैसे कोर्ट में नहीं, वैसे ट्रस्ट में जो वैसा जो ट्रस्ट था उसमें कोई किसी चीज का ब्रीच हुआ है, किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, और वो जो ट्रस्ट है वो दुविधा में है, तो ऐसे में कोर्ट जो है वेयर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट डीम नेसेसरी, और जहां लगता है कि कोर्ट का डायरेक्शन जो है वही सही रास्ता बता सकता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट जो है आगे कैसे चलेगा, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी, उसमें अगर कोई दुविधा आ गई है
तो कोर्ट बता सकता है कि वो कैसे चलेगा। तब वैसे केस में द एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट, दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनका ट्रस्ट में इंटरेस्ट हो, एंड हैविंग ऑब्टेन द लीव ऑफ द कोर्ट की आज्ञा लेने के बाद में इंस्टीट्यूट अ सूट। तो इसमें दो सिचुएशन दी गई है। या तो एडवोकेट जनरल डायरेक्ट केस फाइल कर सकता है इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस ट्रस्ट के मैनेजमेंट को फिर से एक फंक्शनैलिटी देने के लिए एडवोकेट जनरल खुद कर सकता है। नहीं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट है उस ट्रस्ट में, वो कोर्ट की परमिशन लेने के बाद कोर्ट से ये पूछ सकते हैं कि इस ट्रस्ट को कैसे इस ट्रस्ट को आगे अब कैसे फंक्शन करवाया जाए, क्योंकि इसमें एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है। मे इंस्टीट्यूट अ सूट जो है फाइल कर सकते हैं वेदर कंटेनियस और नॉट। इसमें मैं ये चेक करता हूँ कंटेनियस का मतलब क्या है। मैंने 2-3 बार पहले भी रीड किया है तो चेक किया था, लेकिन मैं हर बार भूल जाता हूँ। कंटेनियस मीनिंग likely to cause argument। कंटेनियस मीन्स कि जिस पे भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। वेदर कंटेनियस और नॉट इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो भले ही वो जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यूस विवादित हो या ना हो, लेकिन दुविधा तो आ रही है, तो ऐसे में कोर्ट के पास जा सकते हैं। इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, तो कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाएंगे। और इन एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड ऑन दैट बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इन सब केस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट नियुक्त किया हुआ है, स्पेशल कोर्ट अगर अरेंज किया हुआ है, तो उस कोर्ट में जाएंगे। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट इज सिचुएट टू ऑब्टेन अ डिक्री। कौन से कोर्ट में? उस कोर्ट में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में, नहीं तो जिस कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली अगर कोई कोर्ट बनाया हुआ है तो उसमें। ठीक है। अब ऐसे में भी ये जो कोर्ट है किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो कोर्ट जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, वो ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी आती है, या फिर उसका कोई पार्ट आता है, कोई पोर्शन आता है उस प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल, इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन इतनी है और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे है, तो और एक कोर्ट ये है, एक कोर्ट ये है, दो कोर्ट है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स ये जो है सूट है इस कोर्ट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन इतनी है। अब मान लो ये जो कोर्ट है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे लाई करती है ऐसे, थोड़ा सा पोर्शन इस वाले में आ रहा है, थोड़ा और बड़ा पोर्शन इस वाले में आ रहा है। तो डिस्प्यूट अगर इस वाले पोर्शन में राइज हुआ है तो इस वाले कोर्ट में आ सकती है। डिस्प्यूट अगर इस वाले पोर्शन में राइज हुआ है, छोटे वाले में, तो इस वाले कोर्ट में जा सकती है। अगर डिस्प्यूट पूरे प्रॉपर्टी में राइज हुआ है तो चाहे इसमें चली जाए चाहे इसमें चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही प्रॉपर्टी आ रही है ऐसे। ठीक है, तो मे इंस्टीट्यूट अ सूट वेदर कंटिन्यूअस और नॉट, चाहे विवादित हो या ना हो, इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट of original jurisdiction or in any other court empowered on in that behalf by the state government within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the subject matter। तो चाहे पूरी लिखा हुआ है ना, चाहे होल पोर्शन, होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट, वो पूरा ही पोर्शन आ रहा हो जुरिसडिक्शन में, या फिर एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, या फिर कोई सा भी पार्ट जो है उस सब्जेक्ट मैटर का, उस ट्रस्ट का उस जुरिसडिक्शन में आ रहा हो, इज सिचुएट टू ऑब्टेन अ डिक्री। अब ये जो है कोर्ट से डिक्री लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, किस टाइप की, कि किसी ट्रस्टी को रिमूव कर दें, ठीक है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इसको फंक्शन ना होने देने में, तो उस ट्रस्टी को रिमूव कर दें। कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी, चाहे एडवोकेट जनरल करे या फिर वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप करे, रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट,
कि एक ट्रस्टी है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको रिमूव कर दिया जाए, या फिर अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी कि जो पहले से ट्रस्टी है उनसे मैनेज नहीं हो पा रही है और जो नया अब ट्रस्टी है वो अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकता है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और बहुत सारी चीज़ें उसके पास नॉलेज है, तो उसको नया एक नया अपॉइंट, और ये जो ट्रस्टी है उसको अपॉइंट नहीं होने दे रहे हैं या फिर बाकी अन्य अपॉइंट नहीं होने दे रहे हैं, तो इसको अपॉइंट करने के लिए न्यू ट्रस्टी को भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है किसी ट्रस्टी को रिमूव करने के लिए, दूसरा एक न्यू ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए, तीसरा है वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, प्रॉपर्टी का कोई सा पोर्शन है वो किसी ट्रस्टी को देने के लिए, उनके नाम करने के लिए। उसके बाद डबल सी दैट इज सी सी है डायरेक्टिंग अ ट्रस्टी हु हैज बीन रिमूव, जो एक ट्रस्टी है जिसे निकाल दिया गया है उसको कोर्ट ये ऑर्डर दे, और अ पर्सन हु हैज सीज टू बी अ ट्रस्टी, या फिर उस व्यक्ति को, चाहे तो एक ट्रस्टी को ऑर्डर दे कोर्ट, या फिर उस पर्सन को जो पहले ट्रस्टी था और उसको ट्रस्टी से हटा दिया गया, टू डिलीवर पोजेशन ऑफ एनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कि उस व्यक्ति के पास ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी थी उसके पोजेशन में, जिसके पास उस पर्सन के पास उसका टाइटल था, तो वो जो टाइटल है उस प्रॉपर्टी का अब सरेंडर कर दे, हैंड ओवर कर दे। Directing a trustee who has been removed or a person who has ceased to be a trustee to deliver possession of any trust property in his possession जो उसके पास था, to the person entitled to the possession of such property, उस व्यक्ति को दे दे जो एंटाइटल है, जो हकदार है उस प्रॉपर्टी का, उसको वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे। डी है डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, अगर कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर इंक्वायरी से रिलेटिंग अगर कोई जांच पड़ताल करवानी हो अकाउंटिंग में, अगर लगता हो कि मिस यूज हो रहा है पावर का, तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड कि फंड्स जो है उसका मिस यूज किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जो है ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा लिए जा सकते हैं कि एक बार अकाउंट जो है वो चेक करवा लिए जाए, या फिर कोई इंक्वायरी है किसी टाइप की, वो कोर्ट के द्वारा परमिशन ले सकते हैं कि कोई इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए। E. Declaring what proportion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust, जो ट्रस्ट है इतना बड़ा, इसका कौन सा पोर्शन, कौन से इतने सारे पोर्शन है उसके अलग अलग, इसका कौन सा पोर्शन किस पर्पस के लिए यूज किया जाए, डिक्लेयरिंग व्हाट प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी की और ऑफ द इंटरेस्ट therein shall be allocated to any particular object of the trust, कि मान लो इसमें ट्रस्ट जो है वो कुछ डिफरेंट काम करना चाह रही है, मान लो इसमें वो भंडारा करवाना चाह रही है, इसमें वो पूजा करवाना चाह रही है, इसमें कुछ और करवाना चाह रही है, और इशू अराइज हो रहा है कि नहीं इतने में नहीं, इतने में नहीं, इतने में नहीं, इतने में करवा लो, और कुछ लोग कह रहे हैं इतने में नहीं, इतने में भी करवाया जा सकता है, तो ये डिस्प्यूट अराइज हो गया और ये सुलझ नहीं रहा है, तो इसके लिए भी कोर्ट के पास जा सकते हैं कि आप ही बता दीजिए कि कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन जो है वो यूज होना चाहिए किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू अराइज हुआ है तो उसके लिए भी। एफ इज ऑथराइजिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी लेट, ऑथराइजिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी लेट, सोल्ड, मॉर्गेज और एक्सचेंज। इसी के अलावा जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसको सेल करने के लिए या फिर किराए पे देने के लिए या फिर मॉर्गेज पे देने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए, मॉर्गेज बेसिकली काइंड ऑफ लोन ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, तो इन सभी पर्पस के लिए भी उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को दिया जा सकता है और इसके लिए ऑर्डर लिया जा सकता है कोर्ट से कि आप कृपया करके इसको बेचने दें क्योंकि इसका जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है, एंड नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो अब इसको सेल कर दिया जाए या फिर अब इसको किराए पे लगा दिया जाए, या फिर अब जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन जिसमें इस प्रॉपर्टी को ही हम लोन पे लगा के कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, उससे कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं फॉर सोशल वेलफेयर और फॉर रिलीजियस वेलफेयर जो भी है, या फिर एक्सचेंज करके यहाँ पे जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है अब सुटेबल नहीं है तो और दूसरे पर्सन के लिए सुटेबल है, तो और उसके पास जो प्रॉपर्टी है इनके लिए वो वाला प्रॉपर्टी सुटेबल है, तो ऐसे में दोनों प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों पर्सन, तो एक्सचेंज के लिए तो ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज जब होते हैं तो ऐसे में भी कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगला है गेट सेटलिंग स्कीम, किसी टाइप का कोई स्कीम है
ट्रस्ट में आया हुआ है, तो उस स्कीम को सेटल करने के लिए भी कोर्ट के पास जाया जा सकता है। उसके बाद एच इज सेइंग ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर। इसके अलावा इतने तो मेंशन मेंशन डिस्प्यूट्स हैं, समझाए गए हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कोर्ट के पास आया जा सकता है, और कोर्ट जो है उसको उस पर एडवाइस देगी कि इसको कैसे कैसे फंक्शन करवाया जाए। Granting such further or other relief as the nature of the case may require. Now see subsection 2. इसमें देखो, इसमें ये जो देखा था ना हमने, कंटेन्यूस और नॉट, कंटेन्यूस और नॉट, तो चाहे विवादित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए जस्ट सलाह लेने के लिए कोर्ट के पास आए, नहीं, अगर एक्चुअली में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो या तो समझ में नहीं आ रहा है तो सलाह लेने पहुंच जाए, और अगर सही में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, अपोज कर रहा है कोई दूसरा पर्सन, तो ऐसे में भी कंटेन्यूस और नॉट, चाहे विवादित हो या नहीं, दोनों ही सिचुएशन में कहा गया है कि आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। Now see subsection 2. Save as provided by the Religious Endowments Act. Save as provided by the Endowments Act 1863 or by any corresponding law in force in the territories which immediately before the 1st November 1956 were compromised in Part B states no suit claiming any of the reliefs specified in subsection 1 shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to except in conformity with the provisions of that subsection. Or let me read this subsection one more time. Save as provided by the Religious Endowments Act 1863 or by any corresponding law in force in territories which immediately before the 1st November 1956 before the were comprised in Part B state no suit claiming any of the relief specified in subsection 1 shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to except in conformity with the provision of that subsection. Let's see. You cannot you cannot file a case for public trust any other way only through only through section 92 with leave इन राइट कोड एटसेट्रा। ठीक है, तो आप किसी भी दूसरे तरीके से कोर्ट में ट्रस्ट के रिगार्डिंग सूट फाइल नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रस्ट के रिगार्डिंग, बट ओनली सेक्शन 92 को ही फॉलो करके आप ट्रस्ट के रिगार्डिंग सूट जो है केस सूट जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ओल्ड लॉज लाइक रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863 और सिमिलर or any kind of similar act in former Part B states like Hyderabad, Mysore, or otherwise case dismissed। तो जनरली सेक्शन 92 के द्वारा सूट जो है वो फाइल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा एक्ट है और पार्ट बी के जो स्टेट्स हैं वो चाहे तो दूसरे एक्ट के थ्रू भी सूट जो है फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज सीपीसी में सेक्शन 92 ही है जो पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड डीलिंग करता है। लेट मी रीड इट वन मोर टाइम। सेव एज प्रोवाइडेड बाय द रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863, तो ये सेव करता है, और बाय एनी कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर विच 1st November 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट। तो 1 नवंबर 1956 से पहले कोई भी स्टेट है जो पार्ट बी स्टेट में कंप्राइज हो गया था, नो सूट क्लेमिंग एनी ऑफ रिलीफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to except in conformity with the provision of that subsection, conformity with the provision of that subsection।
वेट, को समझने की कोशिश करते हैं। सेव एज प्रोवाइडेड बाय, save as provided by means except for the Religious Endowments Act 1863 or any corresponding law in force in Part B state, means except for except old special laws from 1863 or similar laws in old princely state, you cannot file any case asking for the 8 things listed in subsection 1 unless you follow all rules of section 92 subsection 1. Let's try to understand it in the form of a story. You see a temple trust being misused. एक टेम्पल जो है वो एक टेम्पल ट्रस्ट है वो मिसयूज हो रहा था. द ट्रस्टी इज सेलिंग टेम्पल लैंड फॉर पर्सनल प्रॉफिट. ट्रस्टी जो है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉफिट के लिए सेल कर रही थी. यू वांट टू गो टू कोर्ट एंड से प्लीज रिमूव द ट्रस्टी एंड अपॉइंट समवन एल्स. हम कोर्ट में जाते हैं और ट्रस्टी को रिमूव करने की बात करते हैं जो पर्सनल गेन के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा था, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा था और किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करने की बात रखते हैं. दैट्स वन ऑफ द 8 रिलीफ्स इन सबसेक्शन. दैट्स वन ऑफ द 8 रिलीफ्स. वो उन 8 रिलीफ में से एक है जो कि हमने सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 में मेंशन है. फ्रॉम ए एंड बी. ए एंड बी में क्या था? ए एंड बी, हाँ, रिमूविंग एंड अपॉइंटिंग. रिमूविंग एंड अपॉइंटिंग में मेंशन है. The big rule of subsection 2, you cannot just walk into court and file this case. You must follow section 92 subsection 1 rule. अब इसमें ये कह रहा है कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते कोर्ट फाइल करने के लिए. आपको सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 फॉलो करना पड़ेगा, जो क्या है कि मात्र एडवोकेट जनरल या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं जिसका इंटरेस्ट है उस ट्रस्ट में, वो सूट फाइल कर सकते हैं. या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है कोर्ट की परमिशन लेके फाइल कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसमें बताया वो उसमें. ट्रस्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी इन दैट कोर्ट्स एरिया, और जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उस एरिया में होनी चाहिए. इफ यू स्किप इवन वन रूल योर केस इज डेड. मीन्स अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, ये 4 स्टेप्स, 3-4 स्टेप जो मेंशन है उसमें ये फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो केस है वहां पे क्लोज कर दिया जाएगा. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है. ठीक है. सबसेक्शन 2, दिस इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. सबसेक्शन 2 ये कह रहा है अभी तक कि ट्रस्ट से रिलेटेड कोई क्वायरी है, आपकी कोई इशू है, तो आप सेक्शन 92 के थ्रू ही आओगे सीपीसी में. उसमें भी सेक्शन 92 के थ्रू अगर आप आओगे तो सेक्शन 92 में सबसेक्शन 1 जो है उसमें जो प्रोसीजर मेंशन है, जो गिवन है, उसको आपको फॉलो करते हुए आना है. ठीक है. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है. आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं भी करते हुए आ सकते हो. कौन सा है वो बताएगा ये. Save as provided by the Religious Endowments Act 1863. What is this 1863 Act? It was a British era law for religious endowments like temple mosque. It had its own procedure to file cases. It applied before CPC came in 1908. तो CPC से पहले ये अप्लाई होता था. तो अगर कोई उस एक्ट के थ्रू आता है तो ये जो चीज़ है वो अप्लाई नहीं होगी, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करने पड़ेंगे. What are Part B states? Before 1956, India had Part A, that was British provinces like Bombay and Madras. Part B, old princely states like Hyderabad, Mysore, Travancore. Some Part B states had their own local laws similar to the 1863 Act. तो
जो लोग 1863 एक्ट के थ्रू आते थे उस पे ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए लॉ जो है बाउंडेशन नहीं, लॉ जो है फोर्स नहीं करेगा। जो अगर रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट के थ्रू आते हैं तो उनको ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, ऐसे 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 एरियाज, ऐसे स्टेट जो पार्ट बी में आते थे, उनके पास भी एक लोकल लॉज हुआ करते थे जिसके थ्रू वो कोर्ट में जा सकते थे। तो अगर कोई वैसे आता है तो वैसे स्टेट से कोई बिलोंग करता है, बात करें 1956 से पहले का वैसा कोई ट्रस्ट है जो 1956 से पहले का एस्टेब्लिश है, पार्ट बी स्टेट में फॉल करता है, तो वैसा ट्रस्ट अगर उनके लोकल लॉ के थ्रू आता है तो उस पर भी ये जो स्टेप्स है फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस वॉज वॉट सबसेक्शन 2 वॉज टॉकिंग अबाउट। So the exception means if your trust is covered by the 1863 Act or a similar old law from a part B state, then you can follow that law instead of section 92. But 99% of cases today are not under these old laws. So for almost everyone, section 92 is compulsory. ओके, तो ये था सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 को फिर से रीड कर लेते हैं अभी। This is a long section. Subsection 2 says, save as provided by Religious Endowments Act 1863 or by any corresponding law in force in territories which corresponding means मिलता जुलता है, तो in territories उस territory में immediately before 1st November 1956, जो 1956 से पहले पार्ट बी स्टेट में जो है वैसे लॉज हुआ करते थे। नो सूट्स क्लेमिंग एनी, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों सिचुएशन को छोड़ के, नो, इन दोनों केसेस को छोड़ के, नो सूट क्लेमिंग एनी ऑफ द रिलीफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। इस पे सबसेक्शन 1 में जो क्लेम्स मेंशन है सेल बी इंस्टीट्यूटेड, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ट्रस्ट as is therein referred to except in conformity with the provision of that section, जब तक कि उसके प्रोसीजर जो है वो स्टेप्स जो मेंशन है उसमें वो फॉलो नहीं कर लेते। दिस वाज सबसेक्शन 2। नाउ इसको करते हैं अभी कंटिन्यू।
The court may alter the original purposes of an express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature. The court may alter the original purposes of an express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature. कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट अल्टर कर सकती है जो ओरिजिनल पर्पस था उस ट्रस्ट का, चाहे वो चैरिटेबल पर ट्रस्ट हो या फिर चैरिटेबल नेचर का हो वो जो ट्रस्ट है, या फिर रिलीजियस नेचर का हो, उसका जो ओरिजिनल पर्पस है उसको कोर्ट अल्टर कर सकती है। कब? एंड अलाउ द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ सच ट्रस्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ टू बी अप्लाइड साइप्रेस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, नेमली साइप्रेस बेसिकली मीन जब उसका पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया हो, जो सोचा था, जो उसका जो पर्पस रहेगा उस प्रॉपर्टी को, वो जब फुलफिल हो गया तो उसके बाद कोर्ट अल्टर कर सकती है उसके ओरिजिनल पर्पस को, वैसे ट्रस्ट के पर्पस को जो चैरिटेबल है या रिलीजियस है, उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को, या फिर उस ट्रस्ट से आने वाले पैसे को, या फिर उस ट्रस्ट से आने वाले पैसे के किसी भी थोड़े से पोर्शन को, या फिर उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के कोई से भी थोड़े से पोर्शन को, यहाँ पे पोर्शन टर्म मेंशन है, तो प्रॉपर्टी या इनकम को अल्टर कर सकती है, या फिर उस प्रॉपर्टी या इनकम के पोर्शन को भी अल्टर कर सकती है ओरिजिनल पर्पस से हटा के दूसरे पर्पस के लिए। कब? जब उसका जो पर्पस है ओरिजिनल पर्पस वो फुलफिल हो गया हो, अप्लाइड साइप्रस। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर द ओरिजिनल पर्पसेस ऑफ द ट्रस्ट इन होल और इन पार्ट, कह रहा है कि जब ओरिजिनल पर्पस जो है उस ट्रस्ट का, चाहे पूरी तरह या फिर पार्ट में, हैव बीन एज फार एज मे बी फुलफिल्ड हो गया हो, या फिर सेकंड कैनॉट बी कैरिड आउट एट ऑल, या फिर अब वो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सकता है, जो जो उसका पर्पस सोचा था वैसा अब नहीं हो सकता है, और कैनॉट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन इन द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट, और डायरेक्शन देने के बाद भी संभावना है कि वो जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। वेयर देर इज नो सच इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि या तो अचीव हो गया हो, या फिर कांट बी डन, या फिर नहीं करवाया जा सकता। इन दोनों ही केस में कोर्ट अल्टर कर सकती है ओरिजिनल पर्पस को किसी डिफरेंट पर्पस से यूज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। Where the original purposes of the trust provide a use for a part only for the property available by virtue of the trust। इसका क्या मतलब हुआ? Only part of money needed, trust has 50 lakh, goals need 10 lakh, use 40 lakh for something close, where the original purpose of the trust provide a use for a part only for the property available by virtue of the trust। ये समझ में नहीं आया। वेट,
हम्म। Where the original purposes of the trust provide a use for a part only of the property, जो ओरिजिनल पर्पस था, फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की, यहाँ से 50 लाख जो है इनकम जनरेट हो पा रही है। अब इतना तो सोचा ही नहीं था, उन्होंने सोचा था 10 लाख का, 10 लाख का, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो वेयर द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ट्रस्ट प्रोवाइड अ यूज बताता है फॉर अ पार्ट ओनली, पार्ट ओनली, ये जो है पार्ट ओनली, चाहे लैंड हो गया या फाइनेंशियल हो गया तो पैसा लेके चलते हैं, तो पार्ट ओनली ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये टोटल हो गया, ऑफ द प्रॉपर्टी का पार्ट ओनली अवेलेबल बाय वर्च्यू ऑफ द ट्रस्ट, जो कि आ रहा है क्योंकि ट्रस्ट जो है एग्जिस्टेंस में है। ट्रस्ट के एग्जिस्टेंस में होने से जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है, कुछ पार्ट का ही यूज है और बाकी रिमेनिंग का क्या, वैसे में उस रिमेनिंग पोर्शन का जो है कोर्ट यूज कर सकती है किसी दूसरे पर्पस के लिए जो इससे मिलता जुलता हो, एडवाइस दे सकती है, बता सकती है, कोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो दिस वाज क्लॉज बी। What clause C says, where the property available by virtue of the trust and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with and do, um, इसको बी से ही कंटिन्यू करेंगे, वैसे बी मैंने समझा दिया लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, ये पूरा वाला पोर्शन, ये तो इसको दूसरे पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, इसी में 40 मिनट लग गया।